साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडू वृत्ति में। अभी तक आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए हमने कुल मिलाकर 3 पेपर डिस्कस किए हैं और जिन भी बच्चों ने वो तीनों पेपर पढ़े होंगे और एग्जाम दिया होगा, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि उन्हें बहुत कुछ मदद उन पेपरों से मिली होगी। तो आज हम चौथे पेपर में बात करेंगे कुछ और प्रश्नों की जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अब आपको ये पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए, जो गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर। ठीक है, और अर्धगोले की जब बात हो जाएगी तो इसका ठीक है था, तो अर्धगोले का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन कुछ गड़बड़ दिए हुए लग रहा है, चलिए देखते हैं। अब आप देखिए आर की जो वैल्यू है कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर। बस सिंपली आप 2/3 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 और गुणे 22/7। मामला तो बड़ा आ रहा है। एक काम करिए, ऑप्शन में आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। इसको आप कर लीजिए 18 पाई, 9 पाई, 36 पाई और 27 पाई। आप देखिए इसको अगर मैं पाई रख देता तो आपका आंसर कितना हो जाता? 18 पाई दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सवाल कहा जाएगा। देखिए गोले का जो आयतन होता है, जब अर्धगोला निकालेंगे तो उसका आधा, गोले का चौथाई निकालेंगे तो ये 2/3 में से 2 गायब हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 8वें भाग का भी कई बार पूछ लेगा तो 8वें भाग का फिर कितना हो जाएगा? 1/6 पाई आर क्यूब। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, केवल ये डाटा बदलता रहेगा। ठीक है, आधा आधा आप करते जाओ, आपको उत्तर मिल जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? किसी घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। विकर्ण, अब जो घन का विकर्ण होता है, घन क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, और उसका जो विकर्ण होता है, जो घन का विकर्ण होता है वो क्या होता है? घन का, अब मुख्य विकर्ण की जरूरत नहीं है यहाँ पे कहने की। घन का जो विकर्ण होता है ये होता है a√3 और घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? a क्यूब। अब देखो आप यहां पर आपको a√3 की वैल्यू दे दी गई है और a क्यूब की वैल्यू पूछी जा रही है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको उत्तर आपके सामने। देखिए a√3 की वैल्यू आपको जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 12। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/√3। अब अगर मैं a क्यूब करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब और √3 का क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा? 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे √3 इंटू √3 इंटू √3। अब आप देखो यहाँ पर एक दिक्कत है, ये और ये कट के तो 3 बन जाएंगे, लेकिन √3 ये जिंदा रहेगा और नीचे रूट नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? एक √3 का नीचे गुणा और एक √3 का ऊपर गुणा। अब आप देखिए ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 4 चौके 16, दूनी 32, 192 और उत्तर हो जाएगा आपका 192√3। ये आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। ये भी सिंपल सवाल कहा जाएगा, टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। पहला सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड था, दूसरा सवाल भी फॉर्मूला बेस्ड है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला सवाल भाई? किसी चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। ओहो, हाइट एंड डिस्टेंस जो एक समान चाल से तट पर प्रेक्षक के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे दूरी नहीं दी गई है, मिनट दिया गया है। नाव द्वारा तट तक पहुंचने में लगा कुल समय, मतलब 10 मिनट तो ऐड होगा ही, अब वो 60 डिग्री से यहाँ तक। इसमें आप लोगों को 2-3 चीजें समझाना चाह रहा हूँ। पहले आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 फिगर बनते हैं। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये डायरेक्ट लगाने का जो तरीका है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये कितने डिग्री है? 30। यहां पर हम इसको कितना मान लेते हैं? 45 और इसको कितना मान लेते हैं? 60। अब आप यहां देखिए 10, 30, यहाँ पे चूंकि ये कौन सा समकोण त्रिभुज है
तो tan 30 की जो वैल्यू होती है tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू होगी √3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 45 डिग्री में tan 45 की वैल्यू 1 होती तो ये 1, तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा √2। 60 डिग्री में √3 होती है वैल्यू, तो √3 ये 1, तो ये 2। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी दिया रहे, एक की वैल्यू दी रहेगी, दूसरे की वैल्यू पूछी जाएगी, आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो। लेकिन कहीं कहीं जब दो फिगर बनते हैं, दो फिगर जैसे इस सवाल में बन रहे हैं, चट्टान पर बैठा एक प्रेक्षक किसी नाव को 30 डिग्री के कोण पर देखता है और फिर उसे 60 डिग्री के कोण पर देखता है। ये देखिए, ये चट्टान है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ था, उसने पहले देखा 30 डिग्री पर और फिर इसको देखा 60। ये कितने डिग्री था 30, और ये कितने डिग्री था, ये है मामला। अब आगे क्या बोल रहा है वो, बिंदु की ओर है 10 मिनट बाद, यहां से लेकर के और यहां तक की जो बात है ये कितनी है 10 मिनट, ये दूरी 10 मिनट की है, ये आपको दी गई। इतना ही सवाल आपको दिया गया है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो देखिए 60 डिग्री में यहां ध्यान रखिएगा, अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो हम सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को हल करते हैं। ठीक है, अब अगर ये 60 डिग्री है, मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए √3 और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1, पहला। ठीक है, दूसरा, ये मैं बात किसकी कर रहा था, अगर मान लीजिए मैं इसको ये ले लूं ABC की बात कर, अब अगर मैं बात करूं किसकी ABD की, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं इस वाले हिस्से, इस वाले हिस्से की, AB और ये C था, ये D था, ABD की बात कर रहा हूं। ये अगर 30 डिग्री है, मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी, यही तो कहानी, यही तो कहानी, यही तो कहानी है ना। अब अगर ये पूरा √3 है तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए √3 - 1, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये अगर ये √3 है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू है, ये पूरा √3 है, ये 1 है, ये वाला 1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा √3 - 1। अब आप देखिए, √3 - 1 की वैल्यू आपको दी गई है और √3 की वैल्यू आपको निकालनी, ये आपका क्वेश्चन। सवाल केवल इतना ही है, सवाल केवल इतना ही है। अब यहां पर आपको जो देखने के लिए मिलेगा, ये एक चीज आप देखो जरा सा इस बात को, ये वाले फिगर के लिए अगर मैं देखूं, अगर इन दोनों फिगर को, ये तो मैं अलग अलग की बात कर दिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि एक की वैल्यू √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, 3 में से एक ये है तो 2 ये हो जाएगा, और 2 बराबर कितना है, 2 बराबर है 10, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 10/2 × 3, 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा कितना 15, उत्तर हो जाएगा हमारा कितना 15 मिनट। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, A, B और C है, यद्यपि इसकी जरूरत नहीं थी, मान लीजिए इसकी जरूरत नहीं थी, इसको मैं खत्म कर देता हूं इस वाले हिस्से, इसकी आवश्यकता इस सवाल में नहीं। ठीक है, अब देखो आप इसको, देखिए पहले हमने किसको लिया, पहले हमने लिया इसको छोटे वाले को, छोटे वाले को, छोटे वाले को लिया, तो छोटा वाला 60 डिग्री है, तो ये √3 होगा, तो ये 1 होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन वैल्यू हमें यहां दी गई है, मतलब हमें 30 डिग्री लेना है, तो 30 डिग्री लेंगे तो ये 1 होगा, तो ये √3 होना चाहिए यहां से लेकर के यहां तक। लेकिन 1 की वैल्यू तो पहले से √3 है, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 × √3 बराबर 3, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरी जो डिस्टेंस है वो 3 है, यहां से यहां तक अगर ये 1 है, मतलब यहां से यहां तक कितनी है 2 है, और 2 की वैल्यू आपको 10 मिनट दी गई है, 3 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो 3 बराबर 15। जब कभी भी डबल फिगर हाइट एंड डिस्टेंस में बनता है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो छोटे फिगर को हल करेंगे, देन आफ्टर बड़े फिगर को हल करेंगे। बहुत ही आसान सा सवाल कहा जाएगा यदि आप ये तरीका सीख लें तो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप खुद देखो, लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो ऊंचाई और प्लस कितनी है, 6। ठीक है, मतलब अगर ऊंचाई को मैं x मान लूं और लंबाई को मैं y मान, यही तो कहानी। ठीक है, लंबाई बराबर है ऊंचाई प्लस 6, मतलब अगर मैं ऊंचाई को y नहीं लेते, ऊंचाई को x मान लूंगा तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, x प्लस 6। अब जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अगर लंबाई और ऊंचाई मुझे दे दी जाए तो क्या होता है, 1/2 गुणे आधार। अब आप देखो, ये 1/2 ये x है, सॉरी आधार कितना है, x प्लस 6 है, ये x है और इसका टोटल 108। इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो x गुणे x प्लस 6 बराबर 108 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, अब आपको हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए हैं जहां पर एक संख्या और उससे 6 अधिक संख्या का जो गुणनफल है वो 216 हो जाए, 216 हो जाए। अब आप देखिए 216 कटेगा किससे किससे, 216 2 से कटेगा, 6 1 7 2 9 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। अब आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 और 24 आएगा, डिफरेंस कितने का आ गया, 15 का, मतलब 9 से नीचे वाले को तो चेक करने की जरूरत है। अब 9 के बाद एक इससे कटेगी 12 से, अगर मैं इसको 12 से काटता हूं तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 12 6 18, 12 गुणे 18। देख लीजिए क्या बात है, 12 गुणे 18, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 6 का। बस यहीं से आपका सवाल निकल गया। ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 12 और लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 18। आपसे आधार की लंबाई पूछ रहा है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में 18 सेंटीमीटर। कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है, यहीं से आपका सवाल निकल गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है 30 मीटर ऊंची एक मीनार। फिर हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आ गया और ये इजी सवाल आ गया। 30 मीटर ऊंची मीनार के सिर से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देख रहा है। मीनार के पाद बिंदु और बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, 30 मीटर ऊंची। अब यहां पर आप देखो 30 डिग्री का कोण है। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये मामला 30 डिग्री का है, अगर ये मामला 30 डिग्री का है तो ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू होती है √3 और ये वैल्यू होती है 2। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, किसी बच्चे को 30 मीटर ऊंची, वैल्यू हमें केवल इसकी दी गई है, ऊंचाई ये मुझे दे दी गई, ये मुझे दे दी गई, और पूछ क्या रहा है, बच्चे को 30 डिग्री ये वाली वैल्यू पूछी जा रही है। मतलब 1 बराबर मुझे दिया हुआ है 30, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 बराबर हो जाएगा 30√3। अगर वैल्यू दशमलव में दे दी जाती तो मैं क्या कर देता, 1.732, 30 गुणे 1.732। यहां पर क्या है, कुछ नहीं देखा हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ, ये देख लीजिए 30√3 ही दिया हुआ है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से आपको 1 की वैल्यू दी गई है, √3 की वैल्यू आपको निकालनी है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या करा, 2 संख्याओं का योगफल 72 है, अनुपात 3:5 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। योग मतलब 3 और 5 मतलब 8, 8 की वैल्यू 72, अंतर 2 है। ठीक है, तो 8 बराबर 72, 1 बराबर 9, 2 बराबर 18। सवाल आपके सामने, ये है इसका उत्तर। ठीक है, मतलब सवाल में आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया A:B जो है ये है 3:5, 3:5। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि A + B जो है वो कितना है, 72, और हमको ये दिख रहा है कि भैया ये तो 3 5 है, तो मतलब कितना हो गया 8, 8 बराबर 72, मतलब 1 बराबर 9। आपसे पूछा जा रहा है दोनों का अंतर। अब देखिए इन दोनों में B बड़ा है, B बड़ा है तो B - A बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर 2, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 9। आंसर कितना हो जाएगा, 18। सवाल को देख के ही टिक किया जा सकता था, आपको बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ठीक है ना, अब देखिए इस सवाल को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल,
ए और बी किसी कार्य को 18,750 रुपए में करने का ठेका लेते हैं, एक 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी की सहायता से, मतलब जब ए बी और सी तीनों करते हैं तो 8 दिन में करते हैं, उनको कार्य किस अनुपात में भुगतान किया जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मजदूरी का जो भुगतान है, भाई ऐसा तो नहीं है कि 2 आदमी काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 50 ईंटें हैं, एक ने 30 उठाई, एक ने 20 उठाई, तो आप दोनों को बराबर पैसा दोगे, ऐसा तो नहीं है। जिसने ज्यादा काम किया है उसको ज्यादा पैसा दोगे। अब अगर काम नहीं मिल रहा है तो फिर काम ज्यादा करेगा कौन? काम ज्यादा वो करेगा जिसकी क्षमता ज्यादा होगी। मतलब मजदूरी का भुगतान या तो किए गए काम के आधार पर और या तो उनकी क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। अब यहां पर देख लीजिए सवाल में आपको क्या कह रहा है, ए तक ए कितने दिन में कर रहा है? अगर मैं टाइम की बात करूं तो ए कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, और सी मतलब ए बी और सी ये तीनों मिलकर के कर रहे हैं 8 दिनों में। सी का आपको निकालना है, यही तो कहानी। अब आप देखिए 20, 30 और 8, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 30 का तो 60 ही हो जाता, 8 और चाहिए तो 120 हो जाएगा। मतलब यहां पर जो वर्क है ये टोटल कितना है? 120। मतलब इसकी इफिशियंसी कितनी है? 6, इसकी कितनी है? 4, इसकी कितनी है? 15। तो सी अकेले की कितनी हो जाएगी? देखिए तीनों मिलके 15 रोटी खा रहे हैं, ये दोनों 10 रोटी खा रहे हैं, मतलब सी ने कितनी रोटी खाई है? 5। सी ने कितनी रोटी खाई है? 5। बस लग गया आपका सवाल। अब आप देखिए 15 की जो वैल्यू है वो 18,000, मतलब तीनों की मिला करके, चूंकि यहाँ काम नहीं दिया गया तो हम क्षमता के आधार पर बंटवारा करेंगे। तो अब देखिए 15 और 5 तिहाई, 3 छके 18 और 6,250 रुपए इसका उत्तर होगा। ये ऑप्शन दिया हुआ है। क्या मैं बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि भैया जो 15 की वैल्यू है ये दी गई है 18,750 रुपए, तो 3 की वैल्यू, सॉरी 5 की वैल्यू आपको निकालनी। ये देखिए ये भागे 3 है, यहां पर भी आप बटा 3 कर दीजिए, 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 ही आएगा, 6,250 रुपए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब आप इसको 18,750 बटे 15, 15 गुणे 5 भी करोगे तो भी वही आना। तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा आप लोग इसको देखिए कि डायरेक्ट इसको कैसे लगाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता, तो निकाला गया प्रेक्षण। माध्य 12 है, मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है, चाहे औसत की बात की जाए चाहे माध्य की बात की जाए, माध्य 12 है, मतलब हम ये मान करके चलेंगे कि सारी संख्याएं 12 है, सारी संख्याओं का मान 12 है। अब सवाल में क्या बोला? एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता, मतलब आपने एक को निकाल दिया तब भी अभी तक माध्य कितना है? 12 ही है, मतलब उसमें कोई चेंज है नहीं आया है। तो निकाला गया प्रेक्षण भैया जब 12 था 12 ही बचा, इसका मतलब यह कि जो निकला वो भी 12 था, वो भी 12 था, मतलब उत्तर कितना है? ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा? देखिए नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों 2001 से 2006 के दौरान एक प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित गई उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है। फिर आपको क्या कह रहा है? कह रहे 2001 में बैच 2 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या से कितने प्रतिशत चाहिए? अधिक। अधिक। देखिए 2001 में बैच 2, 2001 में बैच 2 कितना है? 144। ठीक है, फिर क्या बोला? 2000 बैच में, 2005 में बैच 5, 2005 में बैच 5 कितना है? अब देखिए 144 और 90, ठीक है, डाटा 2 है, 144 है और 90। अब अगर मेरे से ये पूछा गया होता कितने प्रतिशत थी, तो मैं सीधा सीधा 90 बटे 144 गुणे 100 कर देता। लेकिन बात की प्रतिशत कम या अधिक, मतलब प्रतिशत के बाद जब भी कम या अधिक लगा हुआ हो इन दोनों को घटा लीजिए, इन दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54। अब देखिए से किसके साथ लगा हुआ? से 5 में प्रशिक्षित उम्मीदवारों, 2005 में से किसके साथ लगा हुआ है? से शब्द लगा हुआ 2005 वाले के साथ। ये वाला मामला 2001 का है और ये वाला मामला 2005 का है, मतलब नीचे ये वाला डाटा जाएगा, ये वाला डाटा जाएगा, तो सीधी सी बात हो गई। अंतर कितने का है? 54 का। तुलना हो रही है 2005 के बैच से, गुणे कितना? 100, ये और ये कैंसिल, 9 छक्का 54, 6 दाहम 60, उत्तर हो जाएगा 60%। और ये दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। अब आगे के सवाल की बात करते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको क्या कह रहा है?
शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट की बात हो रही है, एल की 32 मीटर है। आधार का व्यास, त्रिज्या नहीं व्यास, 48 मीटर। अब आप देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का, कोण का। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? पाई आर प्लस एल। ये है आपका डाटा। अब आप देखिए बटे 7 में दिया गया, मतलब पाई की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। अब आप खुद देखो कि जो शंकु है इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या देखिए आपको दिया क्या क्या गया था? दिया गया था L इक्वल टू 32 और D इक्वल टू कितना दिया गया था? 48। मतलब R बराबर कितना हो जाएगा? 24, 48 का आधा। तो 22 बटे 7 गुणे 24, 24 धन 32। अब आप देखिए कितना हो गया ये? 22 बटे 7 गुणे 24 गुणे 24 और 32 कितना? 56, 7 अठे 56। अब आप देखिए 24 अट्ठे 22 का गुणा मैं लास्ट में करूंगा, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 19। 22 का गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, लेकिन 4 2 में है, 2 दूनी 4, 9 2 11, 11 दूनी 22, हासिल की 2 हो जाएगा, 9 1 10, 10 दूनी 20 और 2 1 कम 2। अब आप देखिए कितना हो गया? 4 2, ये 2 इसमें जुड़ेगा तो 2 2 और 2 4, 4224 आपके सवाल का जवाब है। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। सवाल में कुछ भी नहीं था, सिंपली फॉर्मूले में उठा करके आपको वैल्यू पुट कर देनी थी, बस। ठीक है। हाँ, अब अगर यहां पर शंकु का आयतन पूछ लिया गया होता तब आपको h की आवश्यकता पड़ती, और जब h की आवश्यकता पड़ती तब जरूरी है थोड़ा सा 32 और 24 डाटा थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा मतलब ट्रिपलेट में फिट नहीं हो रहा, तो फिर आपको वैल्यू निकालनी पड़ती है और वो भी रूट में आती, तब सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस डाटा के साथ जो हमसे पूछा गया है, सवाल बहुत इजी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि कोई व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 7/8 चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब 8 उसकी प्रॉपर चाल थी, कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से वो उस दिन 7 की चाल से चला, तो उसको 20 मिनट की देरी हो गई। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय ज्ञात करना। इसमें ज्ञात करना है मिनट में। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट हो। अब आप देखिए, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? देखिए 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है सामान्य की और दूसरी स्थिति है वर्तमान की, मतलब पर्टिकुलर उस दिन की। अब देखिए स्पीड की अगर बात करें तो सामान्य स्पीड अगर उसकी 8 है तो वर्तमान स्पीड कितनी है? 7। अब अगर टाइम की बात करें, दूरी समान है तो ये रेशियो अपोजिट हो जाएगा 7 और 8 का। अब आपको बोल रहा है 20 मिनट की देरी से, समय की बात हो रही है, मतलब यहां पर उसको 1 ज्यादा लग रहा है और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 मिनट। फिर आपको बोल रहा है लिया जाने वाला सामान्य समय, सामान्य समय, सामान्य समय तो ये है। तो जब 1 बराबर 20 है तो 7 बराबर 7 गुणे 20, मतलब आंसर हो जाएगा 140 मिनट। दिया है कि नहीं? कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में। सवाल में कुछ भी नहीं है। बार बार मैं ये बात बता रहा हूं, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के 70% सवाल केवल और केवल एक थ्योरी पर चलते हैं कि अगर दूरी समान है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। फिर भी वही किसका सवाल आ गया? अप्रोक्सीमेशन का। और अप्रोक्सीमेशन में मैंने आपको क्या बताया था? अप्रोक्सीमेशन में हमेशा किसी भी वैल्यू को 10% बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाते और घटाते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमने बढ़ाया है कि घटाया है, क्योंकि जो लास्ट वाली वैल्यू अगर वो क्लोजर हुई तब थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 81.710 0.5 से ज्यादा है, मैं इसको 82 ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा, इसको मैंने बढ़ाया है प्लस। अभी देखिए 198 ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो 198 कुछ दिया हुआ, तो मैं इसको 198 ही ले लेता हूं, ठीक है। प्लस कितना है? प्लस कितना है? अच्छा, यहाँ बीच में एक मिसिंग है, ये वाला भी तो डाटा है, ये वाला 2071 9 1591 डाटा किसमें है? 190 में। अच्छा, इसको माइनस ले लेते हैं। चलिए
अभी मैं माइनस लेके कर रहा हूँ, फिर देख लेंगे माइनस। अभी देखिए 2071 है, 1985 है, ठीक है, 19 है, 0.5 से कम है, तो मैं इसको 2071 ही ले लेता हूँ, ये 2071 हो गया। प्लस 9.09 है, अब आप इसमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मैं 9 ले रहा हूँ, और प्लस इसको मैं 1591 ही ले रहा हूँ। देखिए लेकिन डाटा 190 190 190 बहुत क्लोजर डाटा है, तो अपन थोड़ी सी गलती कर रहे हैं। मैं एक काम ये करता हूँ, 198 यहाँ ठीक है, 81.7। एक काम करते हैं, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा क्लोजर है। 81.7 प्लस 198 ये तो ठीक है, माइनस 2071.2 प्लस 9.09 है तो इसको 9.1 लिख देंगे। 15.91 है तो 1591.4। अब पहले मैं दशमलव को कैलकुलेट करूंगा। देखिए 7 7 1 8 4 12, 12 में से 2 चला गया तो कितना आ गया 10, 0। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप देखो 1591 को मैंने 9 दे दिया तो 1600 हो गया, ये हो गया 1681। 1681 इस 198 को 2 दे दें तो ये 200 हो जाएगा। देखिए 1591 1 9 मिला दिया तो कितना हो गया 1600, इसको इसमें से 2 दे दिया तो ये हो गया 79 और ये वाला हो गया 200। तो 1591 और 9 1600, 1600 200 1800, ये पूरा मामला हो गया 1879 और माइनस है 2071। अब आप देखिए 11 में से 9 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। देखिए 71 है 79 है, 71 है और 79, 71 वाला बड़ा है, 71 वाला बड़ा है, ठीक है। तो 11 में से 9 चला जाएगा तो 2, 16 में से 7 चला जाएगा तो 9, 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 और ये 0। मतलब लगभग उत्तर हमारा होना चाहिए 192, लेकिन 192 लेकिन माइनस में। अब आप देखिए माइनस में 1909865 है, 198,765 है, 9865 है। मतलब सवाल को लगभग पूरा ही हल करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। 190 190 190। मैं एक काम करता हूं, एक बात तो पता लग गई कि ये माइनस है, मैं केवल इनको हल कर देता हूं। ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा। अब देखिए मैं इसको कर लेता हूं। देखिए 7100 प्लस कितना है, ये पॉइंट में है 0.0020 माइनस कितना है 1985, सब दशमलव में है ध्यान रखिएगा, प्लस 0.0900 और प्लस 0.42। इसको आप डबल कर लीजिए 400, इसको भी आप 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 0, ठीक है। अब इसमें 1985 जो है 1985 ये कम पड़ेगा क्योंकि ये 7100 है। तो देखिए 0 0 0 0, 10 में से 5 चला गया 5, इकाई का अंक तो 5 आएगा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 6 भी यहाँ पर है, 7 8 9 8। अच्छा दूसरा वाला डाटा देखिए 0 2 2 2 2, 12 में से 10 में से 5 चला गया 5, 10 में से 5 चला गया 5, 0 0 0 0 0 था, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 9, 9 में से 8 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई। एक काम कर लेते हैं, मैं पूरा जोड़ ही लेता हूं। देखिए ये 7100 है, ये 20 है, 71 और 9 80, 80 और 42 कितना हो जाएगा 122, 122 और ये 2 0 था, ये 2 0, ये हो गया मामला। घटाना है 0.1985 को, 0 में से 5 गया 5, 11 में से 8 चला गया 3, ठीक है, 11 में से 8 चला गया 3, 11 में से 9 चला गया 2 और 11 में से 9 चला गया 2, 11 में से चला गया 9235, 9235, ये भी नहीं आ रहा, क्या गड़बड़ है। 7100 0.0020 0.1985 0.0900 0.42, ठीक तो है ये। 71 9 80, 80 और 42 122,
20, ये भी ठीक है। और ये कितना है 1985 है। 9 2 3 5 मतलब यहाँ पे 9 आएगा। 9 वाला किस में है? ये भी है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी उत्तर नहीं हो सकता। 9 2 3 5 इसके नजदीक ये है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्यादा दिमाग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पेनों को 75 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 372 रुपए में कितने पेन बेचनी चाहिए? जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, रुपया संख्या और नीचे जो रहता है दिया गया है और ऊपर हम रखते हैं निकालना है। अब आप देखिए 75 रुपए में 8, 75 रुपए में 8, ठीक है। 25 की हानि हुई, 25 की हानि हुई मतलब मामला हो गया 75 का। 24 का लाभ चाहिए मतलब मामला हो गया 124। 75 से 75 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 मतलब 31 रुपए में कितनी पेन? 2। अब उसको खरीदनी कितने में है? 372 में। तो 372 की अगर मैं बात करूं, 372 की देखिए यहां कितने का गुणा हो रहा है? 12 का। यहां भी आप कितने का गुणा मार दीजिए? 12 का। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल आपको ये याद रखना है रुपया ऊपर संख्या नीचे। जो दिया गया है वो नीचे रहता है, जो निकालना है वो ऊपर रहता है। प्रतिशत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। केवल आपको इतना करना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 अंक की संख्या को 11 से विभाज्य करना है। देखिए संख्या क्या बोल रही है? 2 5 6 1 3 9 8 अंक की संख्या 11 से विभाज्य करना है एक का मान। अब देखिए 11 से नियम की तीनों तरह के, मैं तीनों नियम आपको बता देता हूं। देखिए पहला नियम ये है, देखिए 9 4 13, 13 1 14, 14 और 5 19, ये हो गया 19 एक तरफ का। दूसरी तरफ का अलग कलर से ले लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 प्लस 1, 11 प्लस 1। तो अब यहां से देखिए 19 है, ये 11 है, ये कटेगी तभी जब दोनों तरफ के मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ए की वैल्यू मतलब ये 0 हो जाए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 माइनस 11 बराबर कितना? 8। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा तरीका देखिए, इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। 25 61 39 A4। देखिए इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ये करते हैं 2 2 का जोड़ा बना लेते। 2 2 2 2, 2 में से 5 गया, कितना बचेगा? ऋण 3। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5। 3 में से 9 चला गया, ऋण 6, और ये आ जाएगा A माइनस। अब आप देखो इसको हल करोगे तो 6 3 9, 9 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4, ऋण 4, और ये A माइनस 4 है, A माइनस 4। अब इनका जो योग है ये कितना होना चाहिए? 0। तो अब आप खुद ही देखो, ऋण 4 कितना हो गया? ऋण 8, मतलब A माइनस 8 बराबर 0 है, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां भी 8 आ गया। अब ये तरीका नंबर 1 था, ये तरीका नंबर 2 था। तीनों तरीके मैं आपको इसलिए बताए दे रहा हूं कि कभी भी कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला तरीका क्या है? 25 है। चलिए अभी इसको 2 ही रहने देते हैं। इसको यद्यपि हम कर सकते थे 3-3 के हिस्से में बांट लेते, लेकिन कोई सेंस नहीं अभी यहाँ पर। उस तरीके का इस्तेमाल जिसमें 11 का भाग दिया जाता तब करना चाहिए, जब संख्या में आपसे ये पूछा जा रहा हो कि इस संख्या में क्या जोड़ने या घटाने से संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। तो फिलहाल 11 के लिए आप ये 2 तरीके अपने दिमाग में बैठा के रखिए। बात करते हैं अगले सवाल की। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा, के किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250, 120 और 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। औसत चाल की बात हो रही है। अब औसत चाल बराबर होता क्या है? एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यही तो होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आप इसमें खुद देखो एक बात, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ दूरी कई हिस्सों में बटी हुई है, तो इसको आपको करना है। और समय तो आपको दिया ही नहीं है, क्या दिया हुआ है? दूरी दी हुई है और चाल दी हुई है, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल।
तो यहां पर आपको करना यह होता है, कुल दूरी तो आपको निकालनी ही है, लेकिन यहां पर जो समय निकालना है वो होता है दूरी 1 बटे चाल 1, दूरी 2 बटे चाल 2, और ऐसे ही आगे। अब आप ये देखिए कुल दूरी कितनी थी, 250, 120 और 50, 250 प्लस 120 और प्लस 50, यही तो दिया हुआ है, 250, 120 और 50। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 250 के लिए बंदे की चाल थी 50 के किलोमीटर, 120 के लिए उसकी चाल थी के, और 25 के लिए उसकी चाल थी 50 के लिए उसकी चाल थी 25। ये कहानी। अब आप देखिए इसको काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 2, और यहां टोटल जोड़ेंगे तो 300, ये कितना हो जाएगा 420 बटे 7 धन 120 अपॉन के, यही तो होगा। और बराबर में औसत चाल कितनी दी गई है, औसत चाल दी गई है 42। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब अगर मैं इसको हल करूं तो 7k प्लस 120 आ जाएगा और ये के ऊपर चला जाएगा। अभी देखिए पहले तो मैं इसी को कट कर लेता हूं, ये हो गया 10, ठीक है। अब नीचे से कितना हो गया, ये 10 बटे 120 अपॉन 7k, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 120 प्लस 7k, के ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10k बराबर 120 प्लस 7k, 10k और 7k घटेगा तो 3k बराबर 120, तो 40 से आई 120, मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 40, और ये कहां दी गई है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़िया सवाल कहा जाएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है, और सवाल को लगाते टाइम पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो जो समय निकालने की बात है तो समय तो इसमें दिया ही नहीं है, दूरी और चाल दी गई थी, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वैल्यू को पेस्ट कर देना था। यहां तक का सवाल आपके किसी मतलब का नहीं था, वास्तव में सवाल आपको यहां से हल करना था, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात करें। अब देखिए यहां पे दिया क्या है, आयत का विकर्ण, आयत का जो विकर्ण होता है, मैं रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, आयत, तीनों चीजें मैं लिख देता हूं। पहला होता है विकर्ण, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, और तीसरी चीज आपसे परिमाप पूछी जा रही है, तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस। अब आप देखो, अगर आपको लग रहा हो, सवाल में बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए आपको एल भी दिया हुआ है, अगर मैं एक्स वाई मानूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप निकाल सकते हो, तो ए प्लस बी की वैल्यू तो आ ही जाएगी। अब आप खुद देखो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 53। तो यहां से आप एक चीज तो समझ सकते हो ना कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 53 का स्क्वायर, 25 3 28, 28 0, ठीक है। क्षेत्रफल आपको दिया ही है एलबी, एलबी बराबर आपको कितना दिया गया है, एलबी बराबर आपको दिया गया है 1260। बस आप फार्मूले में रख दीजिए, फार्मूले में रख दीजिए। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 2809, एलबी की वैल्यू आपको दी गई है 1260, तो 2 गुणे 1260 कितना हो जाएगा, ये 2520, 2520, 28 और 25, 28 5 33 20, 53, ठीक है। और 20 और 9 29, 53 29 आ जाएगा, 53 29 आ जाएगा। अब आप देखो L प्लस बी आपको निकालना है, तो L प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, L प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा √53। अब इसकी आपको क्या निकालनी है, इसका आपको वर्गमूल निकाल, देखिए 9 है तो 9 का या तो 3 या तो 7, ये कैंसिल, 53 बचा। चूंकि ऑप्शन में आपको कहीं पर भी डाटा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये बीच वाला मामला हो, मतलब ये तो स्क्वायर रूट होगा ही होगा। अब आप देखिए 53, 53 किसके बीच में, 7 7 49 और 8 28 64। यहां पे आप देखिए 7 7 49 और 8 28 64। अब आप खुद देखो, मतलब या तो इसका 73 और या तो इसका 77। अब आप खुद देखो 49 और 53 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का।
53 और 64 के बीच का डिफरेंस कितने का है? 11 का। 11 ज्यादा है, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 73। और आपसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था, तो 2 गुणे 73 बराबर उत्तर हो जाएगा 146, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। सवाल वास्तव में है तो मेंसुरेशन का, लेकिन सवाल को लगाने का तरीका अलजेब्रा का है, और ये बहुत ही सिंपल सवाल कहा जाएगा, क्योंकि इसमें आपको केवल वैल्यू पुट करने की जरूरत थी, और एक आपको जरूरत थी स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ये देखिए, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 64,000 रुपए 1 वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। देखिए अर्धवार्षिक है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाले ब्याज की राशि वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए और अर्धवार्षिक। अब 1 साल के लिए अर्धवार्षिक है, मतलब 2 बार ब्याज निकलेगा, लेकिन दर क्या हो जाएगी? आधी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो दर है वो कितनी हो जाएगी? 25/2, मतलब कितनी हो जाएगी? 12.5%। इसको 1/8 भी बोलते हैं, ठीक है। और जो समय है, मैंने क्या बोला था कि अगर मास है तो इसको मास में बदल दीजिए, तो ये 6 दूनी 12, मतलब ये कितना हो जाएगा? तो अब आप खुद देखो कि 8 रुपया 1 साल के बाद 9 रुपया बन रहे हैं, तो 2 साल में ये हो जाएगा, मतलब 64 रुपया बन रहे हैं। कितने रुपए? 81 रुपए, मतलब ब्याज के रूप में आपको कितना मिल रहा है? 17। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 64,000, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 17,000, और दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सवाल। बस एक बात आपको याद रखनी थी कि अर्धवार्षिक है तो 12 महीने का निकालना, तो 12/6, मतलब 2 बार निकालना पड़ेगा। और दर जो 25% है, अर्धवार्षिक निकालनी तो 25% 12 साल के लिए है, 12 महीने के लिए है, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते थे कि 25/12 और गुणे 6, 6 दूनी 12, और 25/2 होता है 12.5, और 12.5 का मतलब होता है 1/8, मतलब 8 रुपए पर ब्याज 1 रुपए, मतलब मिश्रधन 9 रुपए। मिश्रधन कितना हो गया? 9 रुपए। खत्म बात, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एक संख्या में 23/3 पर a number when added to 23/3 gives 25/6, find the number। एक संख्या में 23/3 जोड़ने पर ये होना चाहिए, जोड़ने पर वह 25/6 हो जाती है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए ये संख्या x थी, जैसा जैसा बोल रहा है, इसमें मैंने 23/3 जोड़ा तो ये 25/6 हो गई। संख्या निकालनी है, तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 25/6 माइनस 23/3। इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा तो ये तो 25 ही रह जाएगी, और माइनस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 23 दूनी 46, 46 में 25 जाएगा 21/6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7/2, लेकिन माइनस में दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 54 सेंटीमीटर है, प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर। समद्विबाहु, तो आपको यह पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है b/4 √4a² माइनस b, जहां पर a जो है वो समान भुजाओं की लंबाई है, समान भुजा की लंबाई। अब इससे आपको क्या लग रहा है? प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितनी है? 45, मतलब a की वैल्यू है 45 और बचा हुआ जो b है उसकी वैल्यू 54। बस आप रख दीजिए सवाल में 54/4 √4 × 45 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर। यही तो सवाल है। कट जाएगा ये 2 दूनी 4 और ये कितना? 27। यहां देखिए 45 का स्क्वायर 4 पंचे 20, 5 25, मतलब कितना हो जाएगा? 4 × 2025 माइनस 54 का स्क्वायर 5 25 चौके 29, 29,916, मतलब यहां पर कितना आ गया? ये 8,000 8100। और अगर 8100 में मैं 2916 को घटाऊंगा तो 100 में से 16 चला गया, कितना आ जाएगा? 84, और 81 में से 30 जाएगा, आ जाएगा 51। ये हो जाएगा डाटा। अब देखिए 4 है तो या तो यहाँ 2 होगा या तो यहाँ 8 होगा। अब ये वाला मामला 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो ज्यादा हो रहा है,
तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आप यहाँ खुद देखिए 51 जो होता है वो किसके नजदीक है, 49 के, 64 तो दूर है, मतलब मेरा आंसर ये वर्गमूल कितना हो जाएगा 72, ये गलत है। अब यहां से आपके पास क्या बचा था, यहां से आपके पास बचा हुआ था 27/2 और गुणे 72, ये कट के हो जाएगा 36, 6 7 42, इकाई अंक 2 होना चाहिए, इकाई अंक 2 केवल यहीं पर दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है, उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ये 27 है ये 6। आप काटना चाहो तो ये भी कर सकते हो, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 नमा 81, 81 गुणे 12, 81 गुणे 12, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 और 197, बिल्कुल सही, यही आंसर। ठीक है, यह मत सोचिएगा, देखिए 9 गुणे 3 27 तो यही होता है, और 36 का 9 चौके 36, 9 9 81, 4 3 12, गुणा मैंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि मेरे से ना तो 36 की पहाड़ा बन रहा है ना मेरे से 27 की टेबल याद है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में से 345 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत। क्या दिक्कत है भाई, 345 किसमें से प्राप्त किए, 600 में से, और ये निकाल दिया 1 2 1 2, 6 पंचे 30, 6 7 42, 6 पंचे 30, 57.5%। इसका उत्तर होगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कई बार बहुत ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आपको भी देख करके लगेगा कि यार ये सवाल एग्जाम हम रेलवे का ही दे रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अग्निवीर की परीक्षा में बैठ गए हो। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किया गया व्यय उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए, दोनों कंपनियों द्वारा, सवाल में बोल रहा है ग्राफ वर्ष 2 कंपनियों द्वारा विभिन्न मदों में किया गया व्यय 1000 रुपए में, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर उनके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर ये है किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत। मतलब ये वेतन की बात हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। देखिए यहाँ की अगर मैं बात करूं कितना कितना दिया हुआ है, 5117 और 4752, 7 2 9, 5 1 6 8 और ये 9, ये है बात वेतन की, ये वेतन की बात है। अब इंफ्रा की अगर मैं बात करूं, इंफ्रा की, तो इंफ्रा में कितना खर्चा हो रहा है, 7310 और कितना है 5598, ये कितना हो गया 809 और ये 12। अब आपसे क्या पूछ रहा है, किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत। अब आप खुद देखो, ये देखिए 9000 आपसे सवाल में जो पूछ रहा है 9869 बटे 12908 और गुणे कितना है 100। 12000 मतलब इसको आप तो लगभग 13000 भी ले सकते हो, इसको 99 में एक काम करता हूं, मैं 99 में किसका भाग दे देता हूं 13 का, 13 सते 91, 13 8 104 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बचेगा, 13 6 78, मतलब लगभग मेरा जो मामला है वो 76% के आसपास होना चाहिए। दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन साथियों, इस सवाल के साथ ही सवाल में खोल देता हूं, इस क्वेश्चन के साथ ही आज का ये हमारा वीडियो खत्म होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जब आप पेपर देके आए तो उसमें आपको कितनी मदद मिली ये भी अवश्य बताइएगा। मिलते हैं कल इसी समय पर नए पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।